सीबीएसई सीटेट 2021 का S1 यहाँ पर ये सेट है। यहाँ जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई थी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके क्वेश्चन पेपर को, और मैं ये डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी। सो जितने पार्ट यहाँ पे होंगे, आज का ही जो पार्ट होगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन है जो हम करेंगे आज की इस वीडियो में। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको कराऊंगी। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको सीटेट को करवाऊंगी, और जो आंसर की है वो आपसे डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो टेस्ट हुई थी वो 22 दिसंबर को हुई थी 2021 का लास्ट वो एग्ज़ाम हुआ था। तो ये सीटेट का पेपर 1 है, जिसमें कि पेपर 1 इंग्लिश और पेपर 2 हिंदी है। टेस्ट जो हुई थी मॉर्निंग सेशन में 9:30 AM टू 12 PM तक हुई थी, पेपर 1 का है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन करेंगे, जो कि पहला सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अनीता, अ टीचर ऑफ 4th grade, इज फेसिंग अ सिचुएशन इन हर क्लास वेयर सेवरल स्टूडेंट्स आर रिपोर्टिंग बोर्डम इन ऑनगोइंग थीम। इन दिस सिनेरियो शी शुड। अब यहाँ पर अनीता एक टीचर जो 4th grade के क्लास को पढ़ा रही है, और जो वो महसूस कर रही है कि बच्चे बोर हो रहे हैं, जो भी उनका थीम चल रहा है, क्लास चल रहा है, वो उस सिनेरियो को ठीक करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इग्नोर दीज स्टूडेंट्स एंड कंटिन्यू टीचिंग द सेम कंटेंट। तो ये तो गलत ऑप्शन होगा कि बच्चों को इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना। या फिर नेक्स्ट है एज्यूम दैट दीज स्टूडेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। ये भी ऑप्शन गलत है। पनिश दीज स्टूडेंट्स एंड रिपोर्ट दिस टू देयर पेरेंट्स। ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट ऑफ लेसन एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो जरूरत है यहाँ पर अनीता को एक बार अपने टीचिंग मेथड और जो कंटेंट है उसको एक बार फिर से रिफ्लेक्ट करना, और उसके बारे में एक बार फिर से उसको देखना कि शायद वो टीचिंग जो वो कर रही है, वो मेथड और या फिर जो लेसन कंटेंट है वो इतना बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है सबसे रिलेवेंट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A school gives preference to boys while selecting students for badminton competition and to girls for music competition. This indicates। अब यहाँ पर एक स्कूल है जो बच्चों में लड़कों को वो बैडमिंटन कंपटीशन के लिए लेता है और लड़कियों की म्यूजिक कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये एक तरह से जेंडर स्टेबिलिटी नहीं कह सकते, जेंडर इक्वालिटी भी नहीं कह सकते, जेंडर आइडेंटिटी भी नहीं है। तो ये क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप है कि यहाँ पर लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है कि लड़के गेम्स कर सकते हैं और लड़कियां म्यूजिक कर सकती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, जेंडर स्टीरियोटाइप। थर्ड क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंटेल्स विच ऑफ दीज। अब कंटिन्यूअस यानी कि CCE इंटेल्स विच ऑफ, किसको यहाँ पर इंटेल्स कर रहा है? तो प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, या फिर मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड इंटीग्रेशन विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, meticulous record keeping by the teacher, periodic testing and ranking of children, integration with teaching learning process। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहा है मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्लानिंग ऑफ पैरामीटर्स एंड टूल ऑफ इवैल्यूएशन, ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही, इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर। अब यहाँ पे 2 वाला जो है थोड़ा कम रिलेवेंट लग रहा है, मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, ठीक है। पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, इंटीग्रेशन विथ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 और 4 ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहे हैं मुझे, और बाकी थर्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका बच्चों की रैंकिंग और रिकॉर्ड टेस्टिंग रैंकिंग के लिए करना, ये थोड़ा सा कम रिलेवेंट लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1, 2 और 4 वाला ज़्यादा सुटेबल लग रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स।
अब यहाँ पर क्या होगा, डैश इंटेलिजेंस रेफर्स टू एबिलिटी। कौन सा इंटेलिजेंस है जो रेफर करता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड, मतलब चीजों को रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड करने के लिए अप्रोप्रिएट मूड्स के, टेम्परामेंट्स के हिसाब से, इंटेंशन ऑफ अदर, दूसरों के इंटेंशन के हिसाब से। तो ये इंटरपर्सनल होगा, स्पेशियल होगा, या फिर लॉजिक्स मैथमेटिकल, या फिर इंट्रापर्सनल होगा। तो आप क्या है, यहाँ पर इंटेलिजेंस रेफर करती है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट मूड्स। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मुझे दो के बीच में डाउट है, या तो इंटरपर्सनल हो सकता है या इंट्रापर्सनल हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इंटरपर्सनल होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी जो रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड करती है अप्रोप्रिएट मूड को, टेम्परामेंट को, इंटेंशन को ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर आंसर की अभी तक आई नहीं है, आंसर की आने के बाद आप आंसर की से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एसरेशन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एजुकेशनल सेटअप। तो और रीजन है इसका, इमोशंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। तो आपका जो पहला एसरेशन है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज इम्पॉर्टेंट। एकेडमिक लर्निंग के अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फोकस किया जाए कि जो स्टूडेंट है वो किस सोशियो इमोशनल नीड्स को, नीड्स उसकी है, बच्चों के सोशियो इमोशनल नीड्स को समझना और उसके हिसाब से एजुकेशनल सेटअप किया जाए। रीजन है इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। तो रीजन बिल्कुल वैलिड है, और ए जो है वो ट्रू है, और रीजन जो है बिल्कुल वैलिड रीजन है। तो मेरे ख्याल से नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि यहाँ पर ए और आर दोनों भी करेक्ट है, एसरेशन और रीजन दोनों ट्रू है, और आर जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसरेशन का, जो कथन कहा जा रहा है उसका करेक्ट कारण यही है। 6th वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। इसमें से कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है? शेपिंग, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, सीरिएशन, और या फिर सोशल आइसोलेशन। तो कौन सी इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी में आएगी? शेपिंग है, या रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग है, सीरिएशन है, या फिर सोशल आइसोलेशन? सोशल आइसोलेशन तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर शेपिंग हो सकता है, या फिर रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग भी हो सकता है। सीरिएशन भी कम चांसेस है, तो 1 और 2 में कोई होगा, शायद 2 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। आगे 7th वन है निम्न में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो जो प्रतिभाशाली छात्र है, यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है, उनको कौन परिभाषित करता है? वो शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये तीनों ही एबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है वो ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही एबिलिटी एक प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर कौन सा डोमेन है डेवलपमेंट का, वो रिलेट करता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जैसे कि अटेंशन है, मेमोरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। ये कौन सा डोमेन है डेवलपमेंट का जो इन चीज़ों से रिलेट करता है, इनसे संबंध रखता है? तो कॉग्निशन डोमेन, फिजिकल डोमेन, इमोशनल डोमेन, या फिर सोशल डोमेन। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बच्चे के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात हो रही है, अटेंशन की बात हो रही है, तो ये फिजिकल डोमेन नहीं होगा, ना ही सोशल डोमेन होगा। और इमोशन की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये कॉग्निटिव डोमेन होगा कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है, अटेंशन है, ये सारी इसमें आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। Sana learned to hold a glass and a bottle before she should hold a pen or button her shirt. तो यहाँ पर सना जो है वो सीख जाती है एक ग्लास को पकड़ना, इससे पहले कि वो पेन पकड़ना या फिर बटन पकड़ना अपने शर्ट का सीखे, ग्लास पकड़ना सीख जाती है। ये एग्जाम्पल क्या इंडिकेट करता है? डेवलपमेंट ऑफ यूनिडायमेंशनल, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन सेफालोकॉर्डल, या फिर डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन प्रोमिक्सियो डिजिटल। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा
कि शी लर्न टू, बच्चा पहले ग्लास पकड़ना सीख जाता है, बाद में वो पेन पकड़ना या फिर शर्ट के बटन को होल्ड करना सीखता है। तो ये इंडिकेट करता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 2 या 4 में से किसी को होना चाहिए कि डायरेक्शन टू डेवलपमेंट इन प्रॉक्सिमो डिस्टल। सो ये होना चाहिए या फिर डायरेक्शन टू डेवलपमेंट इन सेफालोकॉर्डल, ये दोनों में से एक बार आप इसको फिर से चेक करिएगा जबकि आंसर आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। तो क्या होता है जब बच्चे ट्रांसफॉर्म करते हैं उनके एक्सपीरियंस को जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके साथ, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्जर्वेशन, एसिमिलेशन या फिर अकोमोडेशन। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे जो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जो वो सीखे हैं उसके साथ वो नई सिचुएशन के साथ, एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं। इस चीज को हमारे साइकोलॉजी के टर्म में एकोमोडेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्पिरिट ऑफ। तो प्राइमरी क्लासरूम में कौन सा स्टेटमेंट जो है एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को? टीचर्स होल्ड प्रीजुडिस टुवर्ड्स चिल्ड्रन फ्रॉम सर्टेन कास्ट ग्रुप्स। तो टीचर क्या कर रहा है कि बच्चों के कास्ट ग्रुप्स को कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन को। टीचर डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन विथ स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगेन ये गलत होगा। टीचर प्रमोट्स द यूज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म लैंग्वेज ओनली। टीचर प्रैक्टिसेस कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। टीचर प्रमोट्स द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म लैंग्वेज ओनली, ये भी नहीं। टीचर प्रैक्टिसेस कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। 12 क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर जो एक्ट पास किया गया है ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का। 13th है क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व। क्रिटिकल थिंकिंग किसको इन्वॉल्व करता है? मेटाकॉग्निशन, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो मेटाकॉग्निशन, एनालिसिस और रिकॉग्निशन तीनों को ही इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। क्लासरूम जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम किसको कहा जाएगा? टीचिंग इन टेक्स्ट बुक जो है ना टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होगा तो प्रोग्रेसिव तो होगा ही नहीं। इम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट। यहाँ इम्फेसिस जो है समेटिव असेसमेंट पे दिया जाता है तो वो भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम का ये भी डिफाइन नहीं करता। टीचर यूजेस रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अगेन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, लर्नर प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग। तो आपका ऑप्शन 4 है जो सबसे करेक्ट डिफाइन करता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम को। क्वेश्चन नंबर 15 है अंडरस्टैंडिंग एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन एकेडमिक वर्क। तो अंडरस्टैंडिंग बच्चों के द्वारा जो गलतियाँ की जा रही है एकेडमिक वर्क में, इट इज़ रिलेवेंट टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज वेल लर्निंग प्रोसेस। इट इज़ नॉट रिलेवेंट, इट इज़ रिलेवेंट ओनली जस्ट टीचर्स एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग। इट रिलेवेंट मेयरली असेसिंग स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल। तो आपका ऑप्शन 1 सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा यहाँ पर कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो क्या होता है आपका रिलेवेंट है, ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चे, इसलिए बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। तो गलतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 16th क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या प्रपोज किया है? तो इसने प्रपोज किया है चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन होम और लोकल लैंग्वेजेस। इसको प्रमोट किया गया है कि बच्चा जिस भी घर से आ रहा है, जिस भी लैंग्वेज में उसके घर में बात की जा रही है, उसके घर में लैंग्वेज है, अगर आप प्राइमरी में आप उस लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो बच्चे ज़्यादा इंटरैक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रन रिस्पॉन्स टू हिंज डिलेमा लॉरेंस कॉलबर्ग हैज़ प्रपोज्ड। यहाँ पर जो डिलेमा का कॉन्सेप्ट दिया है कॉलबर्ग ने, वो क्या करता है? मोरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट
और पर्सनल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट। तो आपको पता है कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पे वर्क किया है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट टू एनकरेज देम टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर टास्क्स। टीचर को बच्चों को क्या कहना चाहिए? तो अभी क्या है, वर्किंग ऑन दिस इज सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन लर्न इन दिस एक्टिविटी। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट्स विथ सीवर विजुअल इम्पेयरमेंट। सो बच्चे जो है विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उसके लिए कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ना वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, फेल्ट बुक्स एंड फेल्ट बोर्ड्स, use of computer to give visual presentation, speaking clearly and explicitly। तो यहाँ पर जो है ना बाकी सारे ऑप्शन जैसे है ना फेल्ट बोर्ड्स एंड फेल्ट बुक्स, ये सारे यूजफुल है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू गिव विजुअल प्रेजेंटेशन, तो विजुअल प्रेजेंटेशन उसके लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर विजुअल इम्पेयर्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन अ टीचर adjust the support offered to a child to fit the child's current level of performance and to help her to reach her zone of proximal development, the teacher is। अब एक टीचर एडजस्ट करता है जो सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है, और टीचर जो है करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अपने बच्चे को उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, तो वहाँ पे टीचर जो है ना वो क्या कहा जाएगा, तो टीचर जो है ना स्कैफ फोल्डिंग इन द चाइल्ड। आपको जो पता है स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है? स्कैफ फोल्डिंग मेथड है जिसमें कि बच्चे को क्या करता है टीचर, जो बच्चे को करने का जो नया तरीका है ना, वो बच्चे स्कैफ फोल्डिंग से बच्चा सीख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 9 years old लीला क्लासिफाइज a collection of buttons according to their size. She then combines all groups of buttons and redistribute them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, लीला is in that stage of development. तो जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से लीला कौन से डेवलपमेंट के स्टेज पे है? तो ये जो स्टेज होगा ये होगा कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेव वाइगॉट्स की थ्योरी में ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ डैश थ्योरी एज ही आर्ग्यूज दैट चिल्ड्रंस लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ कॉन्टेक्स्ट। तो ये होगा सोशियो कल्चरल थ्योरी। Which of the following should be kept in mind while creating an effective environment in a progressive classroom? तो किस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप क्रिएट कर रहे हो एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम? तो आपको मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू एनकरेज एक्सप्लोरेशन, वेज ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट इन रिस्क टेकिंग, पुटिंग स्टूडेंट फॉर सम एबिलिटी इन वन ग्रुप, और वैरिड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। तो यहाँ पे थर्ड वाला ना आपने बच्चों को ग्रुप कर दिया एबिलिटी के हिसाब से, इसको छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीचर शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न। तो आपका जो रीज़न और एसरेशन है अगेन यहाँ पे करना है। तो रीजन और एसरेशन में क्या है, बोथ जो है करेक्ट है, और रीज़न जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसरेशन का। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट शुड बी अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ना, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। 26th ऑप्शन क्वेश्चन है, मोहन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज टू हेल्प देम लर्न द concept of volume. Farah asks students to brainstorm on possibilities of making waste disposal a mechanical task so that the people do not have to do these manual tasks. So यहाँ पर क्या, both of the teachers are employing dash in their classroom. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये जो केस है ये कंस्ट्रक्टिविज्म को ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं अपनी क्लासरूम में। 27th क्वेश्चन है, पेस ऑफ लर्निंग इज। पेस ऑफ लर्निंग क्या है?
तो पेस ऑफ लर्निंग है कि डिपेंडेंट ऑन द इंटरैक्शन ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, बच्चे का डेवलपमेंट है किस चीज़ का रिजल्ट है? स्कूलिंग एंड एजुकेशन, इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ओनली हेरिडिटी ओनली इन्वायरमेंट। तो हमें पता है ना कि डेवलपमेंट जो होता है ना वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रिजल्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें कौन सा प्राइमरी एजेंट नहीं है? तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी एजेंट नहीं है सोशलाइजेशन का। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन का, इस पेडागोजी सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 30। A student with external locus of control would attribute his her failure in the examination to। अब एक स्टूडेंट है जिसके एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वुड एट्रीब्यूट इन हर फेल्यूर ऑफ द एग्जामिनेशन लैक ऑफ प्रिपरेशन, बैड लक, लैक ऑफ एबिलिटी और फॉल्टी एटीट्यूड। क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट है ना एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वुड एट्रीब्यूट हिज फेल्यूर इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप इसको क्या बोल सकते हो? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑप्शन 2 हो सकता है, बट हम की आंसर में इसको एक बार फिर से देखेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें हम मैथमेटिक्स करेंगे और पेपर 1 मैं आपको पूरा कराऊँगी। इसके अलग अलग सेक्शन वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज कराऊँगी डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।